Hi everyone, welcome back to JKSSB online tutorial. This is वर्षरानी here. मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं आप, जिसके अंदर आज हम ब्रिटिश की अलग अलग नीतियाँ पढ़ेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने ब्रिटिश की कुछ नीतियाँ पढ़ी, जैसे इंपीरियल पॉलिसी किस तरह की थी, और साथ ही साथ में हमने इकोनॉमिक पॉलिसी देखी उनकी। तो इकोनॉमी में किस तरह से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, रोतवाड़ी, महलवाड़ी एंड परमानेंट सेटलमेंट, हमने ये सब देखे। एंड इम्पीरियल पॉलिसीज में हमने देखे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड दिस सब्सिडायरी अलायंस, किस तरह को इफेक्टिव बनाते थे, इनको अप्लाई करते थे और किस तरह से हड़प कर लेते थे छोटे छोटे राज्यों को। और आज हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज और एजुकेशन पॉलिसीज को। तो यहाँ पर ना कुछ चीज़ें मेरी इस इमेज के पीछे आ जाएंगी, आप टेंशन मतलब मैं आपको बता दूंगी जो भी इसके पीछे लिखा हो। एक मिनट ज़रा। तो सिविल सर्विसेज की बात चल रही है। कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहते हैं, क्योंकि इसने क्या किया था, लेजिस्लेटिव को और जुडिशरी को अलग अलग कर लिया था। और लेकिन इस टाइम में क्या था कि जो भी हाई पोस्ट थी वो सिर्फ यूरोपियंस के लिए ही थी, यानी ऑफिसर्स सिर्फ यूरोपियन लोग थे, इंडिया के नहीं थे। फिर लॉर्ड वेल्सले आया, तो उसने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग के लिए। 1806 में इंडियन कॉलेज इन लंदन एंड हेलबरी, वहाँ पे इंडियन सिविल सर्विस सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए हेलबरी एक यूके में ही एक जगह है, लंदन भी, तो वहाँ पे इन्होंने एक कॉलेज बनाया। फिर चार्टर एक्ट 1833 जो आया, इसके बाद इस 1833 के चार्टर एक्ट में ये बताया गया कि ये जो सिविल सर्विसेज होंगी ये मेरिट के बेस पे डिसाइड किया जाएगा। अब इसमें ये नहीं देखेंगे कि यूरोपियन है कि इंडियन है, मेरिट के बेस पे। दिस वाज नॉट इन्फोर्स्ड ऑफ कोर्स, यूरोपियंस के थ्रू इतना ज़्यादा विरोध किया गया कि आप कैसे हमें हिंदुस्तानियों के बराबर कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ हिंदुस्तानी इसमें नहीं बैठेंगे, या मेरिट जितना मर्जी हो, हिंदुस्तानियों को कम पोस्ट, लो रैंक मिलने चाहिए और हाई रैंक जो है यूरोपियंस के लिए ही रहेंगे। तो इसलिए चार्टर एक्ट 1833 में जो रिकमेंडेशन आई थी कि बेसिस ऑफ मेरिट होना चाहिए, मेरिट के बेस पे ही सिलेक्शन होगी, तो ये लागू नहीं हुआ था। ठीक है। 1855 में पहला कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुआ, और ये एग्ज़ाम लंदन में हुआ, इंडिया में नहीं था ये। मतलब इंडिया के लोगों को वहाँ जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। और सबसे बड़ी बात, इसमें इंग्लिश, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस थी, लेकिन भारत से एक भी लैंग्वेज इसमें नहीं थी। ना बंगाली थी, ना पंजाबी थी, ना तमिल थी, ना मलयालम, कोई लैंग्वेज नहीं थी उसमें। और जो भारतीय होगा, जो भी इंसान, उसको वो उनकी ही उस लैंग्वेज में उसको पास करना होगा। तो ना सब्जेक्ट हमारे थे, ना प्लेस हमारी थी। मतलब वो कहते हैं ना, समुद्रों को पार करके आप जाओ यूरोप में और वहाँ जाकर एग्ज़ाम दो, और भेदभाव को भी बर्दाश्त करो, और लैंग्वेज भी उन्हीं की। तो ऐसे में भी भारतीयों ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया बहुत ही शान से, बहुत ही अच्छे से, और भारतीय इसको क्वालिफाई करने लगे। पहला जो भारतीय था जिसने इसको क्वालिफाई किया था वो तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये क्वेश्चन बन जाता है कि पहली बार कौन से ऐसे भारतीय थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे, इन्होंने पास किया था। और पहला कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुआ था सिविल सर्विसेज का 1855 में, बस। तो तब इसको इंडियन सिविल सर्विसेज बोलते थे, ICS। तो फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई ICS वाज सत्येंद्र नाथ टैगोर। आपने यहाँ से इतना याद रखना है। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, जब 1853 में रूल आया जिसमें बताया गया कि जो यहाँ पे आप सोचने की कोशिश करो, हाई पोस्ट के लिए एग्जाम हो रहा है और वो नहीं चाहते कि इसमें इंडियंस ज़्यादा हों, तो अब करें क्या, इंडियंस को कैसे रोका जाए। एक तो आपने लैंग्वेज उनकी नहीं रखनी है, पहला पॉइंट ये रखना है, और दूसरा एग्जाम उनके देश में नहीं करवाना है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा कि अगर वो 23 ईयर एज रखो, ज़्यादा एज रखोगे तो वो बड़े होकर भी सीख लेंगे ना उनकी लैंग्वेजेस। तो एक काम करो, थोड़ी एज कम कर दो। इंग्लैंड वालों को तो उनकी अपनी लैंग्वेज आती है तो वो तो कर लेंगे, लेकिन इंडिया वालों को दिक्कत होगी इसमें, तो इसलिए उन्होंने एज और कम कर दी उसमें। फिर 1866 में इन्होंने इस एज को घटा के और कम कर दिया, 21 ईयर्स कर लिया भाई, 21 ईयर्स सोचो आप। फिर 1878 में लॉर्ड लिटन के टाइम पे 19 ईयर्स कर ली गई थी एज। सोचो सोचो सोचो।
78 में 19 साल की एज बची, सिर्फ 19 साल का बच्चा, अब वो भी इंडियन है, और वो तो कर लेते, वो उन्होंने फिर भी कर लिया पास, लेकिन ये दिक्कत देने वाला काम था इंडियंस के लिए। तो लेकिन जो एचिसन कमीशन था, इसने इसको बढ़ा के वापस 23 ईयर कर लिया कि अब क्या बच्चों को आप सिविल सर्विसेज में बैठाओगे, तो इसलिए उन्होंने मैक्सिमम एज भी, मतलब ये की एज लिमिट थी, इस्लिंगटन कमीशन, इसकी रिकमेंडेशन पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, उसमें इंडियंस के लिए 1/3 रिजर्वेशन रखी गई। किसकी? इस्लिंगटन कमीशन की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया 1919, उसमें इंडियंस के लिए 1/3 रिजर्वेशन रखी गई। अपने ही देश में आपको 1/3 रिजर्वेशन दी जा रही है इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर, और ये कहा गया कि हर साल 1.5% इंक्रीज करेंगे हम इंडियंस का पर ईयर, इंडियंस का इसमें। और 1922 में वो हिस्टोरिक दिन आया जब इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम पहली बार इंडिया में हुआ। कौन सी जगह थी? इलाहाबाद। और इंडियंस ने जब 19 साल की एज रखी गई थी ना, एज लिमिट, तब भी इंडियंस को क्वालिफाई कर रहे थे, और जब 23 रखी गई तब भी क्वालिफाई कर रहे थे। इंडियंस ने इसको फिर भी क्वालिफाई किया, इन्होंने जितनी ज़्यादा इसको मुश्किलें बढ़ाई, फिर भी इन्होंने इसको क्वालिफाई किया है। सुभाष चंद्र बोस भी इनमें से एक थे, बहुत सारे लोग थे, वो हैरान हो जाते थे कि ये इंडियंस ऐसा करते कैसे हैं। तो इलाहाबाद में पहली बार 1922 में इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। 1924 में ली कमेटी आई, ली कमेटी की रिकमेंडेशन पे 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाया जाता है। ठीक है, तो 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने इसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बना लिया, और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विसेज बना दिया। दो में डिवाइड किया, एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और एक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, दो बना दिए इन्होंने। ये कब की बात है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात है, इन्होंने इसको बना दिया ऐसा। अब अगर हम आज़ादी के बाद की बात करें तो आर्टिकल 308 से 323 तक पार्ट 14 में इसके प्रावधान है। और इसी जो ये 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ, और इसी में इंडिया और यूरोपियंस की जो रेशो होगी पब्लिक सर्विसेज में, वो 50-50 होगी। मतलब अब 1%, 1/3% कुछ नहीं चलेगा, 50-50% अब रिजर्वेशन, 50% ऑफिसर इंडियन रहेंगे, 50% ऑफिसर ब्रिटिश के रहेंगे। 1926 में ये बात, ये जो गठन हुआ जब पब्लिक सर्विस कमीशन का। ठीक है, तो यहां तक अब फिर से रिवाइज करें क्या इसको? इंडियन सिविल सर्विसेज, देखो इंडिया में लेजिस्लेटिव और जुडिशरी को अलग अलग कर लिया गया। लेजिस्लेटिव में जब कोई लॉ बनता है तो उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, और इम्प्लीमेंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होता है। और जुडिशरी का काम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता, उसका काम सिर्फ न्याय का होता है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको सेपरेट किया था। तो इसीलिए सिविल सर्विसेज का जो फादर है तो वो कॉर्नवालिस को बोला जाता है। इंडियन सिविल सर्विसेज का फादर लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर उसके बाद अगर हम देखें, उस टाइम में मतलब ऐसा ही था कि भेदभाव बहुत ज़्यादा था, रेशियल पॉलिसी होती थी उनकी, इंडियंस को हाई रैंक नहीं दिए जाते थे, और इंडिया में कोई कॉलेज भी नहीं रखे थे उन्होंने। जो फोर्ट विलियम कॉलेज उन्होंने बनाया था लॉर्ड वेल्सले ने इंडियन सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए, वो भी बंद हो गया था, बाद में जल्दी ही बंद हो गया था। उन्होंने फिर लंदन में कॉलेज खोला, देखो कि किस तरह की सोच थी। लंदन में कॉलेज खोला इंडियन सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए, ताकि इंडियंस को दिक्कत हो, एक तो एग्जाम भी लंदन में जाके देना होगा और ट्रेनिंग भी वहां करनी होगी, तो हम इनको जैसे तैसे करके अपनी जैसी इनकी सोच बना देंगे, जैसे हमें गुलाम चाहिए हम इनको वैसा बना देंगे, इनका दिमाग हम वैसा बना देंगे, जैसा हमें हमारे लिए सूट करेगा वैसा बनाएंगे। और 1885 में फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुआ। उससे पहले वो खुद ही इनको अंग्रेज जो थे बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ही अपने ऑफिसर लेते थे। लेकिन उसके बाद फिर इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है 1855 में, और 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले इंडियन थे जिन्होंने इसे क्वालिफाई किया। एचिसन कमीशन, याद रखना, एचिसन कमीशन ने वापस 23 ईयर इसकी एज लिमिट कर दी थी,
और इस्लिंगटन कमीशन की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में 1/3 रिजर्वेशन दे दी गई इंडियंस को सिविल सर्विसेज के अंदर, और ये कहा गया कि 1.5% हर साल हम बढ़ाएंगे। और 1922 में पहला इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम इंडिया में कंडक्ट हुआ, वो भी इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। आज के टाइम में इसको प्रयागराज बोलते हैं। प्रयागराज में पहली बार ICS का एग्जाम कंडक्ट हुआ 1922 में। 1924 में ली कमेटी आती है और इसकी रिकमेंडेशन पे 1926 में जाके हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन बनता है। पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन के समय ये बताया गया कि 50-50 हम रखेंगे रेशो इंडियंस और यूरोपियंस की सिविल सर्विसेज के अंदर। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया, यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन अलग से बनाया गया। और आज़ादी के बाद देखें तो 308 से लेकर 323 तक जो आर्टिकल हैं वो डील करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ। अब करते हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात। तो इसके भी जो फादर हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। इंडियन पुलिस एक्ट आया था 1861 में सबसे पहले। तो फ्रेजर कमीशन रिकमेंडेशंस पे, फ्रेजर कमीशन रिकमेंडेशन 1902 में आए थे, ठीक है। 1902 में इनकी इस रिकमेंडेशन पे CBI और CID बनाए गए थे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाया गया था। तो फ्रेजर कमीशन, अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आ गया मैच द फॉलोइंग करके, तो फ्रेजर कमीशन होगा तो वो पुलिस से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इसके बारे में और कुछ खास है नहीं। लीगल सिस्टम को देखते हैं। जो रेगुलेटरी एक्ट आया था 1773 में, कॉर्नवालिस कोड आया 1793 में, जिसमें इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की थी कि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको अलग होना चाहिए और जस्टिस को अलग होना चाहिए। हमने पहले भी बात कर ली कि उन्होंने जुडिशरी को और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर लिया था और उन्होंने सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के ऊपर फोकस किया कि लॉ ही सबसे ऊपर होगा, सब उसी को फॉलो करेंगे। और उन्होंने यहाँ पे यूरोपियन जो जस्टिस सिस्टम था वो अप्लाई कर लिया, जो यूरोपियन कंट्रीज में जस्टिस सिस्टम होता है। अब ये तो थी पहले की बात। अब जब अंग्रेजी मतलब क्वीन का रूल हो जाता है यहाँ पे, क्राउन रूल 1857 के जो विद्रोह था उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट मतलब क्राउन रूल आ जाता। उससे पहले सिर्फ कंपनी रूल था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके पहले सिर्फ उसका रूल था। लेकिन 1857 के युद्ध के बाद यहाँ पे इंग्लैंड का अपना मतलब रूल लग जाता है, उनका साम्राज्य बन जाता है भारत। और फिर उन्होंने कुछ लॉ लाए, कुछ चीज़ें लाई, जैसे कि सिविल रूल्स कोड बनाया 1859 में, इंडियन पिनल कोड 1860 बनाया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1861 बनाया, हाई कोर्ट एक्ट 1861। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सुनो आप। इल्बर्ट बिल 1882, ध्यान देना, इल्बर्ट बिल 1882। तो इसका ना बैकग्राउंड बताती हूँ। इससे पहले जो इंडिया के जो जजेस थे, इंडिया जो कोर्ट्स थे इंडिया में बने हुए, उनमें जो इंडियन जजेस थे, बेशक वो ब्रिटिश की जॉब कर रहे थे पर इंडियन जजेस जो रखे थे उन्होंने कोर्ट्स में, उनके पास ये राइट नहीं था कि वो किसी यूरोपियन का केस हियर कर सकें। मतलब किसी इंडियन ने यूरोपियन के ऊपर केस किया, वो यूरोपियन गिल्टी है उसमें, लेकिन उसको इंडियन जज उस केस को इस केस की सुनवाई नहीं कर सकता है। ये था अंग्रेजों का अंधा कानून। और लेकिन इल्बर्ट बिल ने आगे ना आग लगा दी। उसने क्या किया कि इंडियन जजेस को भी राइट होगा यूरोपियंस के केस को हियर करने का भी, यूरोपियंस के केस की सुनवाई करने का भी। इस बात से हुआ ठीक ठाक, इतना बवाल हुआ कि यूरोपियन ने कहा कि ये क्या, हमारी तो कोई रिस्पेक्ट नहीं, वो गुलाम लोग, हम शाही लोग, और वो कैसे हमारा केस की सुनवाई कर सकते हैं, हमारे और इंडियंस में क्या फ़र्क रह गया। इस तरह से इतना बवाल हुआ कि उस टाइम में लॉर्ड रिपन जो थे उन्हें रिजाइन देना पड़ा। तो 1883 में लॉर्ड रिपन रिजाइन दे देते हैं और ये जो बिल है ये भी वापस ले लिया गया। ये भी उस टाइम में मतलब इसको लागू नहीं किया गया। याद रखना, ये जो कंट्रोवर्शियल चीज़ होती है ना उसके बारे में पक्का ही मतलब पूछ लेते हैं। तो इल्बर्ट बिल किस चीज़ की बात की कि इंडियन जजेस को भी राइट होना चाहिए यूरोपियंस के केसेस की सुनवाई करने के लिए। तो समझ लो खत्म। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो आता है वहां पे फेडरल कोर्ट का जो प्रोविजन था वो रखा गया था।
फेडरल क्या होता है, अलग अलग जो स्टेट्स होती हैं, अलग अलग प्रोविंसेस होते हैं, उनके अलग अलग कोर्ट्स होते हैं, उसको फेडरल कोर्ट बोलते हैं। तो उसका प्रोविज़न रखा गया था। तो आपने जो लीगल सिस्टम है ना, यहाँ से आपने इंडियन पिनल कोड 1860 याद रखना है एक, और दूसरा इल्बर्ट बिल याद रखना है कि इल्बर्ट बिल किससे रिलेटेड था। कभी पूछ लेंगे एजुकेशन से रिलेटेड था, कभी इस तरफ एजुकेशन, उधर तरफ 3-4 बिल दे देंगे, एक तरफ इस तरफ 3-4 बिल दे देंगे और इस तरफ 3-4 सब्जेक्ट दे देंगे, जैसे एजुकेशन, जुडिशरी या, और यहाँ पे बिल होंगे। तो ये मैच करने के लिए दिए जा सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ इस पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। इल्बर्ट बिल 1882, और इसको लागू नहीं किया गया था। ब्रिटिश मिलिट्री सिस्टम, तो जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसको सबसे ज़्यादा यहाँ पे अंग्रेज़ों की जो आर्मी थी उसको स्ट्रांगर लॉरेंस ने बनाया था। तो इसलिए हम फादर ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी, फादर ऑफ इंडियन आर्मी नहीं बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे फादर फादर का ना कोई कनेक्शन, मतलब सिस्टम नहीं है इंडिया में, किसी को भी ऐसे बाप नहीं बना लेते। तो ये फादर, ये यूरोपियन लोगों का कल्चर है कि किसी को भी कोई भी चीज़ कोई अच्छा कर लिया तो फादर बना लिया उसको। तो फादर ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेजर स्ट्रांगर थे, और खास इतना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लग नहीं रहा है ये यहाँ पे जो आपको याद रखना है, लेकिन पूछा यहाँ से भी नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, ये एक बैकग्राउंड हो सकता है आपके लिए याद रखने के लिए कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको लो रैंक पे रखा जाता था। सबसे बड़े से बड़ा जो रैंक था जो इंडियन को दिया जाता था वो सूबेदार का था, और हाईएस्ट मतलब इंडियन के लिए यही रैंक था, और सैलरी भी कम थी इनकी, रैंक के हिसाब से भी कम सैलरी थी। अगर इसी रैंक पे कोई यूरोपियन होगा तो उसको ज़्यादा सैलरी होगी, ज़्यादा प्रिविलेजेस होंगे, इंडियन को नहीं होंगे, कोई रिस्पेक्ट भी नहीं। और इसी को ब्रिटिश रेशियलिस्ट पॉलिसी बोलते हैं। ब्रिटिश की रेसिस्ट पॉलिसी थी कि वो अपनी रेस के लोगों को ज़्यादा सुपेरियर समझते थे, इंडियंस को इंफीरियर समझते थे। खैर सच पूछो तो अगर सोने की चिड़िया जैसे देश को उन्होंने अंग्रेजों के हाथ में जाने दिया तो कुछ तो कमी इनमें भी थी ही। अब ब्रिटिश लोकल गवर्नमेंट, मतलब जैसे म्यूनसिपैलिटी और पंचायत की बात हो रही है अब, ठीक है। तो 1857 के पहले का क्या हाल था? सबसे पहला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सबसे पहला नगर निगम मैड्रास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन था, 1787 में बना था। तो ये फर्स्ट था, इसलिए याद रखना, दिस वाज द फर्स्ट नगर निगम, पहला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन था ये, पहला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मैड्रास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। आजकल मैड्रास का नाम चेंज हो गया है, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि मैड्रास का नाम आज क्या है। फिर आता है चार्टर एक्ट 1793, जिसमें लोकल बॉडीज को एक रिकॉग्निशन मिल जाती है, स्टैट्यूटरी। फिर 1857 के बाद क्या होता है, मायो प्रपोजल आता है 1870 में, और इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन कर लो, उनको इंडिपेंडेंट कर लो, जो लोकल सेल्फ बॉडीज हैं उनको टैक्स वगैरह लेने की इजाज़त भी दो और उनको डिसेंट्रलाइज रखो, उन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल मत रखो। अच्छा, तो आपको यहाँ से क्या करना है, मायो ने लोकल सेल्फ बॉडी के बारे में प्रपोजल दिया था। अच्छा, रिपन प्रपोजल जो होता है ये भी यही कि इसको लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, और इन्होंने भी यही कहा कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन कर ली जाए अगर, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ के जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर हैं या जो उन्होंने डेवलपमेंट जो भी करनी है वो वहाँ से अपने हिसाब से टैक्स वगैरह कलेक्ट करके अपना गुजारा चला सकते हैं, उनको आप डिसेंट्रलाइज कर लो, यानी गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल मत रखो उनके ऊपर, ये कहा लॉर्ड रिपन। खैर लॉर्ड रिपन की बहुत सारी पॉलिसी सही भी थी, लेकिन उनको रिज़ाइन देना पड़ा था अगले ही साल बिकॉज ऑफ दैट कि जो जजेस को, इंडियन जजेस को जो राइट मिल रहा था उनके टाइम में यूरोपियन के केसेस को हैंडल करने का, तो इसलिए उनको जाना पड़ा था। लेकिन ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इसका फादर लॉर्ड रिपन को ही बोला जाता है, और इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए लोकल सेल्फ बॉडीज में। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आता है, इसने प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश की, प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंट कर दो, वो अपनी लोकल सेल्फ बॉडीज को किस तरह से मेंटेन करते हैं। फिर आता है साइमन कमीशन, एंड साइमन कमीशन ने कहा, ये रिकमेंड किया कि कंट्रोल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कर दो, इनकी लगाम खींच दो, सारे सरपंचेस की, सारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर की, सबकी, और जान ही ले लो बस।
तो साइमन कमीशन में हर एक चीज़ में यही था कि अंग्रेज़ों का ज़्यादा कंट्रोल बढ़ जाए, हर चीज़ में अंग्रेज़ी मेंबर ज़्यादा हों, इंडियन मेंबर ना हों, लेजिस्लेशन में भी इंडिया के मेंबर्स ना हों, वही हूँ ज़्यादा, और गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो। और गवर्नमेंट किसकी है? ब्रिटिश की। तो मतलब इनको सांस भी मत लेने दो, ये था साइमन कमीशन। और इसको 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 हटा दिया था इंडियन लोगों ने, साइमन गो बैक गो बैक गो बैक करके। तो मतलब उस टाइम में भी लोग बहुत जागरूक हो चुके थे तब तक। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आता है, उसमें जो इलेक्टेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी, मतलब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी प्रोविंसेस के अंदर, उनको कंट्रोल दे दिया गया फाइनेंस को मेंटेन करने का, और जो लोकल सेल्फ बॉडीज होंगी उनका भी जो सिस्टम है वो भी मेंटेन करने का वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास कंट्रोल चला गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसका कम कंट्रोल बचा, लेकिन वर्कलोड बढ़ गया उन बेचारों का उससे। कोई बात नहीं, बढ़ने दो। अब आज़ादी के बाद अगर आपको लोकल सेल्फ बॉडीज का स्टेटस देखना है तो ये आर्टिकल 40 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP में मिल जाता है। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हम लोग इस स्थिति में नहीं थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे सकें हमारे लोकल सेल्फ बॉडीज के लिए। तो हमने उस वक्त डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बना दी कि जैसे जैसे जो स्टेट जितनी समृद्ध होती जाएगी तो वो इसको अप्लाई करती जाएगी, लेकिन कोई करता नहीं जब तक कॉन्स्टिट्यूशन का डंडा ना पड़े। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस इसको मिला 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, और इनको स्टेटस मिल जाता है पंचायत को और म्यूनसिपैलिटीज को। फिर हम ब्रिटिश टाइम की बात कर रहे थे, कहाँ हम एक्स्ट्रा आगे। सोशो कल्चरल पॉलिसीज किस तरह की थी? तो 1855 से 1947 तक हमें 1947 तक की पॉलिसी देखनी। तो पहली स्टेज आती है 1772 से 1813 तक, क्योंकि तब सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी यहाँ पे। फिर 1813 से 1857 तक, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल तो था लेकिन बिजनेस में मोनोपोली नहीं थी। और 1857 के बाद यहाँ पे ब्रिटिश रूल लग जाता है, क्राउन रूल लग जाता है। और 1885 मैंने क्यों बोला, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे कांग्रेस पार्टी आ जाती है और बहुत सारी लोकल पार्टीज आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म यहाँ पे आ जाता है। आप ये नहीं सोचना कि खाली कांग्रेस की वजह से नेशनलिज्म आया, हाँ आया, और भी बहुत सारी पार्टीज थी और भी बहुत सारे लोग थे। और कांग्रेस भी जो आप कांग्रेस समझते हो वो वाली नहीं थी, उसमें बहुत सारे लोग थे। जब हम पढ़ेंगे ना उसको तब आपको पता चलेगा कि गांधी और नेहरू उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा थे उस टाइम में, जब ये 1885 में बनी थी। गांधी तो 1915 के बाद यहाँ पे आए थे, हाँ। और ये लोग पॉपुलर भी 1920 और 30 के बीच में बहुत पॉपुलर हुए थे, लेकिन उसके पहले ही यहाँ पे नेशनलिज्म की जो आग थी वो लग चुकी थी। बंगाल को जैसे ही बांटा था ना लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, जैसे ही बंगाल को बांटा गया वैसे ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रांति स्टार्ट हो गई थी। तो खैर हम वो बात तब कर लेंगे, पहले हम ये बात कर लेते हैं कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज में हमने इसको डिवाइड किया ही क्यों है। देखो पहली जो स्टेज थी 1772, जब बंगाल उन्होंने ले लिया था, रेगुलेटरी एक्ट आ गया कंपनी का। ये कंपनी की बात कर रही हूँ मैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रही हूँ। तो उस टाइम में इनकी जो पॉलिसी थी वो सिर्फ बिजनेस में मुनाफा कमाना थी, प्रॉफिट देखना अपना बिजनेस में, और एपैथी मतलब इंडियंस के लिए उनको कोई सिंपैथी वगैरह कुछ नहीं थी, बस लूटो 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 लूटो। और यहाँ पे कोई रिफॉर्म वगैरह करने की उनको जरूरत नहीं है, बस अपने पैसे लो निकलो, मतलब पैसे लेते रहो, हर चीज को अपने अंदर हड़पते रहो। ये नहीं थी उस टाइम में, कोई सोशल कल्चरल के बारे में कुछ ध्यान नहीं था। फिर 1813 से लेके 1857 तक इन्होंने बहुत सारे सो कॉल्ड सोशो कल्चरल रिफॉर्म लाए, ठीक है। बहुत सारे सो कॉल्ड मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे जैसे आप आगे समझोगे आपको पता चल जाएगा इनकी उन्होंने क्या किया है। और जैसे 1857 का रिवॉल्ट हुआ, इन्होंने सोचा कि हमने जो पॉलिसीज लाई हैं इनसे इनको अच्छा नहीं लगा, इनको लगा, हिंदुस्तानियों को ऐसा लगा कि हमारे कल्चर के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, इसलिए इन्होंने 1857 में रिवॉल्ट करी है। तो अब हम इनके कल्चर में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो थर्ड स्टेज में इन्होंने नॉन इंटरफेरेंस की नीति अपनाई। अब सेकंड में क्या क्या कांड किए वो हम आगे देखते हैं। अच्छा, नॉन इंटरफेरेंस, लेकिन 1885
उसके बाद 1947 के बीच में, क्योंकि इंडिया की पार्टीज आ चुकी थी, कांग्रेस थी, तो मतलब हमारी जो नेशनलिस्ट पार्टीज थी उनके रिकमेंडेशन पे, उनके इन्फ्लुएंस में आके अंग्रेजों को कुछ रिफॉर्म करने पड़े, तो हम बोलेंगे लिमिटेड रिफॉर्म्स। लिमिटेड रिफॉर्म्स अंडर influence of कांग्रेस एंड अदर रीजनल पार्टीज। तो ये इनको करने पड़ेगा। कांग्रेस में बहुत दिग्गज नेता थे उस टाइम में, तो ये हुआ। अब थर्ड स्टेज हमने पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉन इंटरफेरेंस तो कुछ किया भी नहीं इन्होंने। फर्स्ट को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया के कल्चर और भाड़ में जाओ, ऐसे बोलते ना कि आग लगे बस्ती में, मस्त रहो मस्ती में। तो अंग्रेज सिर्फ अपना प्रॉफिट लूटने में ही मस्त थे उस टाइम में। उन्होंने कोई सोशो कल्चरल रिफॉर्म या कुछ पॉलिसी ऐसी कुछ नहीं थी यहाँ पे। हाँ, लेकिन एक चीज थी कि मिशनरीज का इन्फ्लक्स होना शुरू हो चुका था उस टाइम पे भी। अच्छा, तो सेकंड स्टेज को स्टडी करते हैं हम, जहाँ पे इन्होंने रिफॉर्म किए हैं, आई मीन सो कॉल्ड रिफॉर्म। तो 1813 से लेकर 1857 तक। क्योंकि आपकी बुक्स में ये चीज़ लिखी जाती है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखी जाती है, और क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं लिखवा रही हूँ। अदरवाइज मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि उन्होंने कितना रिफॉर्म किया है। तो सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम में आएंगी, हमारी जो बुद्धि है ना आज भी वो गुलामों वाली ही है। अभी भी हमें वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो अंग्रेज चाहते थे कि हम लोग पढ़ें। तो ये उन्हीं के टाइम की किताबों के टाइम में छापा जाता था, और ये हम आज भी कंटिन्यू रखा है। क्या है? एबोलिशन ऑफ सती 1829 में। तो ये हमें कहने की कोशिश करें कि 1829 तक बहुत ज़्यादा सती प्रथा थी, सारी जो महिलाएं थी वो मर जाती थी अपने पति के साथ ही, और उसके बाद ये सिस्टम बंद हुआ। और ये किसने करवाया? राजा राम मोहन राय ने करवाया। देखो, राम मोहन राय कोई राजा नहीं थे, उनको अंग्रेजों ने राजा बोल दिया, ठीक। लेकिन अब 1947 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 18 में कि किसी को भी कोई टाइटल नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको उसके पहले दे दिया था, तो चलो कोई बात नहीं, मान लिया। अब विलियम बेंटिक के टाइम में एबोलिशन ऑफ सती हुआ 1829 में। ये एक्ट बना, मतलब एक्ट नहीं होगा इसके बारे में पहले से, तो इसलिए एक्ट बन गया। अब ये मत सोचना कि सती उस टाइम में हो रही थी और उन्होंने बंद करवाई है। सती क्यों हो रही थी? सबको पता है कि जब आक्रांता आते थे तो जो महिलाएं थी वो खुद को बचाने के लिए जौहर कर लेती थी। आपने पद्मावत मूवी देखी है, बस वही होता था। और वो कोई कल्चर का हिस्सा नहीं है कि हम किसी को कोई शौक नहीं है कि भारत में किसी भी महिला को कोई शौक नहीं है इस तरह से अपनी प्राण त्यागने का। कोई भी नहीं त्यागती है। तो वो एक किस्म की मजबूरी थी, और वो कोई हमारी प्रथा नहीं थी, ना ही हमारे धर्म में इस चीज़ को मान्यता मिली है। तो अंग्रेजों ने इसको इस तरह से इस चीज़ को ट्रीट किया कि जैसे ये हमारी धार्मिक प्रथा है और ये चीज़ हम अपने शौक से करते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जुल्म होता है लड़कियों के साथ। तो उन्होंने इसलिए सेवियर बन के आए वो, और उन्होंने बचाया लेडीज़ को। ये उन्होंने अपनी इमेज बना ली यहाँ से, और पूरी दुनिया को बताया कि देखो अब भारत में जो कुरीतियाँ थी हमने ख़त्म कर दी। भारतीय अब असभ्य थे, इनमें कोई सभ्यता नहीं है, हमने सभ्यता लाई है, ये कहने के लिए। अच्छा, एलिमिनेशन ऑफ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस 1830 लाई। और फ्रॉड कर कौन रहा था इंडिया में? सबको पता है। अच्छा, स्लेवरी प्रोहिबिटेड। स्लेवरी कौन बनाता था? पूरी दुनिया को अपनी कॉलोनी किसने बनाया था? स्लेवरी किसने बनाई थी? और इन्होंने इंडिया में स्लेवरी प्रोहिबिट करी, तो सबसे पहले इनको भागना चाहिए ना भाई। तो ये भी इन्होंने बंद की। सो कॉल्ड रिफॉर्म में कह रहे हो ना आप, तो समझ ही जाओ। हाँ, एक जो है, मुझे लगा कि ये ज़्यादा सही बोलने के लिए ठीक है। एक है विडो रीमैरिज एक्ट 1855 के। हक तो होता था, कुछ लोग करवा लेते थे विडोज की शादी, कुछ लोग नहीं करवाते थे। अगर उसकी मर्जी होगी तब भी क्या पता नहीं करवाए, कोई फैमिलीज नहीं करवाते थे और कोई करवा लेते थे, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ स्टेटस नहीं था। इस चीज़ का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था। तो अंग्रेजों ने इसको मतलब हमारे लीगल सिस्टम में लाया और कहा कि विडोज के पास अपना शादी करने का अधिकार है, और इसमें उनकी सपोर्ट करी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। और ये मैं एक समझती हूँ कि ये सही मानों में ये एक रिफॉर्म था। और ये जो पहले वाले थे ना, ये सिर्फ ड्रामे थे। अब फोर्थ स्टेज की बात करते हैं। फोर्थ स्टेज में इरविन के टाइम में होता है। तो शारदा जो एक्ट है, इसमें ये किससे रिलेटेड है? मैरिज की एज से रिलेटेड है, ठीक है। बॉयज़ की 18 साल और गर्ल्स की 14 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि बॉयज़ की एज 21 और गर्ल्स की मिनिमम एज 18, ये कब से
कब से डिसाइड किया गया, कब से ये लागू हुआ? अब चलते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, चार्टर एक्ट 1813। इससे पहले तो आपको पता है उनको सिर्फ प्रॉफिट ही लूटना था, तो कोई मतलब नहीं था इंडिया की एजुकेशन ये वो सिर्फ। लेकिन उसके बाद जब इनका यहाँ पे ना सिस्टम बढ़ गया, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन इनके पास चपरासी नहीं यहाँ पे। अब वो इंग्लैंड से चपरासी भी लाए, स्वीपर भी लाए, ये भी अच्छा थोड़ी लगता, क्लर्क भी वहीं से लाए। ऑफिसर तो ले आएंगे, उनको क्वार्टर दे देंगे, लेकिन क्वार्टर में कुक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब क्या करेंगे, उनको चाहिए नौकर चाकर। तो अब इंडियंस को अगर वो लगा देंगे नौकर चाकर, तो इंडियन को इंग्लिश नहीं आती, तो दिक्कत होगी, वो लिखेंगे कैसे, फाइल कैसे पढ़ेंगे, और क्लरिकल वर्क भी कैसे करेंगे वो। अगर इंडिया वाले अरबी, फारसी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत में लिखेंगे तो अंग्रेजों को समझ में नहीं आएगी, और ट्रांसलेटर चाहिए होंगे। तो वो चाहते थे कि वो एक ऐसा इंग्लिश माइंडेड इंडियन क्रिएट करें ताकि उनको चीप लेबर मिल जाए, यहाँ पे सस्ते में लेबर मिल जाए। जिस देश पर राज करना है उसी देश के रिसोर्सेज यूज करो, उसी देश के लोगों को यूज करो और उन्हीं पर राज करो। तो इसके लिए उनको चाहिए था कि यहाँ पे एजुकेशन करवाई जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए। एजुकेट क्या मतलब, अंग्रेजी ABC सिखाई जाए। तो अब इसके लिए इंडियन लोग तो मानेंगे नहीं। यहाँ पे क्या सिस्टम था आपको भी पता है, कुछ तो मुगलों ने और जो सल्तनत टाइम था उन्होंने डिस्ट्रॉय किए थे। बहुत सारे जो गुरुकुल थे या बहुत सारा जो सिस्टम था हमारा एजुकेशन का, उसको डिस्ट्रॉय किया था उन्होंने, लेकिन उस हद तक वो हर जगह में डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए थे। और दूसरा, यहाँ पे अरबी फारसी भी बहुत आ चुकी थी, तो वो भी एक एजुकेशन प्रणाली थी। तो अब अंग्रेजों के लिए चैलेंज था कि अब इन सब चीज़ों को हटा के हम ABC कैसे लाएं यहाँ पे। अब कुछ लोग अरबी फारसी में बहुत अच्छे हो गए, कुछ लोग संस्कृत में बहुत ही ज़्यादा वेल वर्स्ड हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब उनके थॉट्स वेल हैं, अलाइंड हैं। हिंदी में भी जो लोग हैं वो भी अच्छे, मतलब ठीक है। तो इनको कैसे अपने इस चीज़ से भटकाया जा सके, कैसे भटकाएं इनको? तो उनके पास क्या तरीका था, अपना ABC यहाँ पे थोपना। अब उनको IQ से कोई मतलब नहीं था, उनको चाहिए थे क्लर्क। तो उन्होंने 1813 में यहाँ पे एक फैसला किया कि हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपया एजुकेशन पे खर्च करेंगे हिंदुस्तानियों के। देखो हम कितने दयावान हैं, हम इन भारतीयों की, इन गवारों की एजुकेशन पे पैसा खर्च रहे हैं। ये था उनका स्टैंड। एंड इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ना दो ग्रुप बन जाते हैं। जिस हम बोलते हैं एंग्लो ओरिएंटल डिस्प्यूट बोलते हैं हम, ठीक है। एक टर्म आती है एंग्लो। अगर कोई पूछे कि ये किस चीज से रिलेटेड था ये डिस्प्यूट, दिस वाज रिलेटेड टू एजुकेशन, ओके। एंग्लो ओरिएंटल डिस्प्यूट, इसमें 2 गुट बनते थे, एक था एंग्लो ग्रुप, एक था ओरिएंटल ग्रुप। तो एंग्लो और ओरिएंटल ग्रुप दोनों में कुछ अनबन थी, कुछ फर्क था, मतभेद थे। क्या थे? एंग्लो ग्रुप में ट्रेवेलियन एंड मकावले थे। आप समझ ही जाओ कि क्या ग्रुप होगा, मकावले जिस ग्रुप में होगा। और ओरिएंटल ग्रुप था एक। तो इनका कहने का मतलब क्या था, क्या कहते थे, जो ओरिएंटल लोग थे ना वो ट्रेडिशनल एजुकेशन को सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो जो हमारे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट होते थे यहाँ पे, चाहे आप संस्कृत ले लो, हिंदी, तमिल, मलयालम, पंजाबी, फारसी, अरबी, तो ये जो सब्जेक्ट थे इनमें एजुकेशन मिले, इसको सपोर्ट करते थे। ट्रेडिशनल एजुकेशन ऑन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, तो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स होने चाहिए और ट्रेडिशनल तरीके से उनको पढ़ाया जाना चाहिए। और जो एंग्लो वाले थे ना, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे थे हम, और जो एंग्लो वाले थे वो सिर्फ वेस्टर्न सब्जेक्ट्स और वेस्टर्न तरीके से पढ़ाया जाए, वेस्टर्न एजुकेशन हो, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, ये एंग्लो कहते थे। अब आप बोलोगे ओरिएंटल तो हमारे बड़े सगे थे, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। देखो कोई सगा वगा नहीं था। एक्चुअली ओरिएंटल को ऐसा लगता था कि इंग्लिश एजुकेशन बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, अगर हमने अंग्रेजी एजुकेशन भारतीयों को दे दी तो ये हमारे बराबर के हो जाएंगे, और कल को हम जो अपने यूरोप में जो डेमोक्रेसी और वो सब चीज़ें बोलते हैं वहाँ पे लोगों को वोट लेने के लिए और वहाँ पे जो बरगलाने के लिए, वो सब चीज़ें ये लोग भी सुन लेंगे और ये भी हमें मांगने लग जाएंगे और हमें भागना पड़ेगा यहाँ से। इसलिए ओरिएंटल वाले चाहते थे कि इंडियंस को उन्हीं के कुछ बेकार सिस्टम में रहने दो, क्योंकि उनको भी लगता था कि इंडिया का सिस्टम बेकार है। अब एंग्लो वेस्टर्न, जो एंग्लो वाले जो थे, मकावले वाला जो सिस्टम था, मकावले जो था, तो मकावले के टाइम मकावले ये सोचता था कि
मतलब इंडिया का सिस्टम जो है बिल्कुल फुटाइल है, बिल्कुल बेकार है और बिल्कुल गंवारू वाला सिस्टम है। इनको इंग्लिश मीडियम में तालीम दो। और एक तो इसका मकसद ये भी था कि हमें इंग्लिश माइंडेड इंडियन क्रिएट करने हैं यहाँ पे, और इसीलिए इनको यहाँ पे क्लर्क वगैरह स्टाफ चाहिए, यस सर नो सर बोलने के लिए उनको चाहिए कोई, तो इसलिए इनको अंग्रेजी सिखाना ज़रूरी है। तो ये सिस्टम बना। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक उस टाइम में गवर्नर जनरल होता है, तो उसने अप्रूव किया मुकाबले वाला प्रपोजल। मतलब ओरिएंटल जो प्रपोजल था वो नहीं माना गया, और एंग्लो प्रपोजल यानी मुकाबले वाला जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट किया गया, और वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर का सिस्टम चल पड़ा यहाँ पे, एंड वहाँ की इंग्लिश मीडियम तालीम चल पड़ी। आपने क्या याद रखना, अब मुकाबले पूछेंगे तो यहाँ की एजुकेशन से रिलेटेड है। अब कोई कोई ये भी लिखता है कि एजुकेशन में रिफॉर्म लाया, आई डोंट नो क्या रिफॉर्म था क्या नहीं, बस इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ये अपने वहाँ के कुछ अंग्रेजी में स्टोरियाँ वोरियाँ वही होती हैं, तो वो ले आएंगे तो हो गया रिफॉर्म। अच्छा जी, फिर देखो इसके बाद वुड्स डिस्पैच आता है। वुड्स डिस्पैच, अब क्वेश्चन पता है यहाँ से क्या आएंगे, जैसे मुकाबले या मुकाबलेज कॉमेमोरेटिव बोलते हैं इसको, जो इसके पहले आपने पढ़ा ना, मुकाबलेज प्रपोजल या मुकाबलेज कोमेमोरेटिव। 1935 में इसको एक्सेप्ट कर दिया गया था, 1835 में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, अप्रूव किया गया था। फिर 1854 डलहौजी के टाइम में जब मुकाबले ने दिया था प्रपोजल, वो किसने एक्सेप्ट किया, लॉर्ड बेंटिक ने। एंड जब वुड्स डिस्पैच, वुड एक था, उसने जब अपना प्रपोजल लाया 1854 में, उस टाइम में डलहौजी था गवर्नर जनरल, और इस वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोला जाता है। एक था हायर एजुकेशन और एक थी प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन को बोला कि लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाओ बच्चों को, और हायर एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में पढ़ाओ। देखो मुकाबले ने कहा सारा ही इंग्लिश में कर दो, लेकिन वुड्स डिस्पैच ने कहा कि नहीं नहीं, प्राइमरी बच्चों को जो है लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाओ, और हायर एजुकेशन के लिए हम इंग्लिश कर लेंगे। तो हंटर कमीशन की रिकमेंडेशन यही थी कि जो प्राइमरी जो एजुकेशन है वो लोकल लैंग्वेज में दो, जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें लिटरेचर भी रखो, उसमें लिटरेचर रखो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ऐसे नहीं हर एक बच्चे को जिसने यूनिवर्सिटी नहीं जाना उसको भी आप लिटरेचर पढ़ा रहे हो, ज़रूरत नहीं है। और जो बाकी हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं जाना है उनको वोकेशनल एजुकेशन दो, उनको जॉब मिल सके, वोकेशनल एजुकेशन वगैरह। फिर इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखना कि वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, ये किस चीज़ के बारे में थे, किस चीज़ की कौन सी नीति थी ये, तो ये एजुकेशन के बारे में थे। फिर आता है इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। इस एक्ट के अकॉर्डिंग 5 लाख रुपया सालाना एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा, ये थी ये इस एक्ट में ये बताया गया। फिर अब इस एक्ट को, जो ये यूनिवर्सिटीज एक्ट था, इसको बनाते समय इनके मतलब कौन सी रिकमेंडेशन में, रिले रिकमेंडेशन थी, रिले कमीशन की रिकमेंडेशन पे इसे बनाया गया था। इसके अंदर 2 इंडियन, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन था, वो किस लिए बनाया गया कि जो यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 है उसको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए, उसको और ठीक करने के लिए, उसकी खामियां निकालने के लिए सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया गया था। तो फिर वारदा स्कीम आती है 1900, ये लिख देना इसको, फर्स्ट 7 years एजुकेशन जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए फ्री, वो होनी चाहिए कंपल्सरी, फ्री होनी चाहिए, कंपल्सरी होनी चाहिए, और मदर टंग में होनी चाहिए। ये था, ये वारदा स्कीम ने कहा पहले 7 साल की एजुकेशन फ्री, कंपल्सरी और मदर टंग में दी जानी चाहिए। और 2nd से लेके 7th क्लास तक जो मीडियम होगा वो हिंदी होगा, मदर टंग के अलावा का अगर कोई मीडियम देखना है वो हिंदी होगा। 2nd से लेके 7th क्लास तक हिंदी मीडियम होगा, और इंग्लिश सिर्फ 7th के बाद, इंग्लिश जो होगी वो 8th क्लास के बाद ही दी जाएगी बच्चों को। तो जो इंग्लिश होगी वो 8th क्लास के बाद ही दी जाएगी बच्चों को।
तो और भी कुछ रिकमेंडेशन थी, लेकिन मेन इसकी यही थी। तो ये किसने दी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। एक वारधा में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी एजुकेशन के ऊपर। वारधा एक जगह है वहाँ पे। तो 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये रिकमेंडेशन दी थी। तो अगर कोई पूछे कि वारदा स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड, तो एजुकेशन से रिलेटेड। सैडलर कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड। हंटर कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड। वुड्स डिस्पैच, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बाकियों ने क्या किया क्या इतना भी जरूरी नहीं है, लेकिन वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। और बेंटिक के टाइम में सबसे पहले एजुकेशन के बारे में इंग्लिश मीडियम जो एजुकेशन इंडिया में आई वो थी। तो मुकाबले क्योंकि इंडियन एजुकेशन को इंफीरियर और घटिया समझता था, तो वो चाहता था कि इंग्लिश एजुकेशन यहाँ फैले और उनके इंग्लिश मिशनरियों को भी यहाँ पे आसानी हो, क्योंकि अब लोगों को इंग्लिश आती होगी तो मिशनरी भी अच्छे से उनके साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। मकसद था यहाँ का कल्चर पूरा पूरा भ्रष्ट करना, और इकोनॉमी तो भ्रष्ट कर चुके थे, पूरी खत्म कर चुके थे यहाँ की, लेकिन यहाँ का जो कल्चर था उसको भी डिस्ट्रॉय करना उनका मकसद था। और अपना जो बोलते हैं कन्वर्जन बिजनेस ही था। हॉस्पिटल जो खोल रहे थे वो बिजनेस ही था, बेसिकली कन्वर्जन बिजनेस था वो। तो ये हुआ आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।